महत्वपूर्ण वाक्य कहा कि संस्कृति महत्व थी, वो जो सारा परिदृश्य, सारा समाज शास्त्रीय अवलोकन आपने किया कि संस्कृति महत्वपूर्ण थी या धर्म। मुझे इससे एक किस्सा छोटा सा याद आ गया। अभी हाल फिलहाल में मुनव्वर राना साहब का इंतकाल हुआ, तो वो जिक्र करते हैं कि जब वो कलकत्ता में थे और तब थोड़ा बहुत शेर व शायरी करने लगे थे, तो उनको उनके किसी मित्र ने कहा कि जब तुम्हारी उर्दू कोठों से उतर रही थी तब हमारी बंगाली जो है वो अंग्रेजों से पंजे लड़ा रही थी, हमारी बांग्ला भाषा पंजे लड़ा रही थी। और उनको ये बात बड़ी मुनव्वर राना साहब को खटक गई। वो इतनी खटकी कि उन्होंने कहा कि अब मैं माशूका और अपनी प्रेमिका के तर्ज पर शेर नहीं करूँगा, अब मैं उर्दू को इससे ऊपर ले जाऊँगा। जब बांग्ला भाषा या अन्य भाषा की माशूका उसकी मातृभूमि भारत हो सकती है, तो मेरी माशूका, मेरी प्रेयसी मेरी माँ क्यों नहीं होगी। और आप देखिए उन्होंने उर्दू को एक दूसरे आयाम तक, उर्दू शेर शायरी गजल को दूसरे आयाम तक पहुँचाया। तो यहाँ पर मुझे वो संस्कृति और धर्म वाला एक, मुझे हालांकि समय बहुत कम मिला है आपसे बात करने के, धर्म या किसी भी प्रकार की कट्टरता दो लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, एक तो स्त्री और दूसरा बच्चे। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चे जो प्रौढ़ावस्था या अवस्था में जा रहे हैं उनके बचपनों को भी वो एक ऐसे ढेर में, ज्वलनशील ढेर में बदल देती है, तब्दील कर देती है कि कोई भी आकर उस पर एक माचिस लगाए और वो जलकर राख हो जाए। पिछला जो सत्र था वो था कि आख्यान के भविष्य। मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि कैसे बोला गया कि आख्यान का भविष्य से आश्वस्त है। मेरा ये सवाल नहीं है, जो मैं आपसे नीचे भी बात कर रही थी, कि आख्यान का भविष्य तो होगा ही, भविष्य तो मेरा किसी सब चीज का भविष्य है, लेकिन कैसा भविष्य होगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, एक बार सुनील गंगोपाध्याय जी से मैंने पूछा था कि क्या वजह है कि कोलकाता बुक फेयर में इतनी भीड़ होती है, लोग इतनी किताबें खरीदते हैं, दूसरी जगहों में इतनी भीड़ नहीं होती। तो उन्होंने कहा था कि बांग्ला के बड़े लेखकों ने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं दी, और बचपन से जो आदतें बन जाती हैं तो फिर वो आगे भी चलती हैं, अचानक से आप उसे बीच में नहीं थोप सकते। तो ये बात है। लेकिन ये भी बात है कि पहले लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते थे, बांग्ला मीडियम में पढ़ते थे, हिंदी भाषी हिंदी मीडियम में पढ़ते थे। अब अंग्रेजी ने इनका दामन थाम दिया है। तो एक समस्या ये है कि कैसे फिर हम अपने साहित्य को बचाएं जब उस भाषा से ही हमारी नई पीढ़ी अवगत नहीं है। तो ये खतरा है। इसलिए घर में मुझे लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा सिखाएं। अब बंगाल में भी अभी बहुत ये लोग डरने लगे हैं कि आगे की जनरेशन में क्या होगा। अगर तो आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि हम साहित्य सृजन जिनके लिए कर रहे हैं उनको वो भाषा ही नहीं आती। हाँ। तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे उसको? ये मेरे मन में भी बात है। भाषा और भाषा का भाव। शानी साहब को मैं पढ़ रही थी, शानी साहब को अभी दिल्ली दूर है संस्मरण उनका राजेंद्र यादव जी की इसमें छपा था 1987 में, अंक का मुझे महा याद नहीं है। वो कहते हैं कि जब आई वांट इट आगे मत करिए ना। अच्छा, तो शानी साहब उसमें लिखते हैं कि जब मुझे मदरसे में या मेरी पाठशाला में मुझे उर्दू पढ़ाया जा रहा था तो इस चीज पर जोर दिया जा रहा था कि हलक से नुक्ता निकले। तो वो इतना गुस्सा हुए कि अल्लाह ने तुमको आगे कहा था क्या हलक से नुक्ता निकलेगा तभी मैं भाषा सीखूंगा। ये शानी साहब का उसमें स्टेटमेंट। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि ठीक है, हम मातृभाषा पढ़े। अब जैसे मेरी नानी वॉज बंगाली, माई मदर बिलोंग्स टू अयोध्या, अवधी, हम लोग अभी भी अवधी में बात करते हैं, लेकिन उस अवधी भाषा में भी सृजनात्मक साहित्य या सृजनात्मक भाषा संस्कृति आगे वाली पीढ़ी को पहुंचाना ये महत्वपूर्ण है। बस इसकी वर्तनी कैसी है या नुक्ता कैसा लगाया जाए। बस आपकी बातें सही है। जैसे मैं कह रही हूँ कि हमारे झारखंड में 32 जनजातीय भाषाएं हैं, तो उसमें से भी 5 की पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटीज में, जैसे मुंडारी, फिर पो, संताली, खड़िया, इस तरह से, और उराव की भाषा है कुड़ू। लेकिन बाकी के पास स्क्रिप्ट भी नहीं है, ये इनके पास स्क्रिप्ट है। तो उनकी जो लोक कथाएं हैं, इतनी खूबसूरत कथाएं, सृष्टि की कथाएं, वो सब मौखिक परंपरा की कहानियां हैं
जो कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती रहती है कथा कहानियों को। तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम लिख नहीं रहे हैं, अगर किसी के पास स्क्रिप्ट ही नहीं लिख रहे हैं, तो भी कहानियाँ जीवित नहीं, क्योंकि वो हस्तांतरित होती रहती है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लेकिन अभी का जो एकल परिवार वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा खतरनाक है कि दादी दादी के साथ रहेंगे तब तो वो कहानियाँ सुनाएंगे। तो इसका भी सोचने की बात। जी, आपकी मौलिक रचनाओं की मैं कायल हूँ इसलिए क्योंकि आप अपनी किसी भी रचना में विमर्श या विषय, या जिसको मैं बहुत कहानी की डिटेल में, क्योंकि संपादक मंडली से आके तो लोग विषय वस्तु और तमाम उसमें चले जाते हैं, कथा शैली, आप दोहराव नहीं करती। आपका पहला उपन्यास वो बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा पर है, दूसरा जो मरनगुड़ा, वो उसमें यूरेनियम की प्रक्रिया कैसे वो खोज, उसकी तलाश करने में, फिर उसमें एक सोरेन एक मुख्य किरदार आता है जो प्रतिरोध करता है। फिर कहानी आगे आपकी ऐसी आई, और चंद्रबिंदु और तमाम और कहानियाँ ऐसी हैं जो मतलब जिनको पढ़कर लगता है कि आप अपनी मौलिकता के प्रति कितनी जुझारू हैं कि आप चाहती हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है बतौर साहित्यकार कि हम मेरे पाठकों को मैं दोहराव न। मुझे ऐसा लगता है कि लेखक को की ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी की कॉपी ना करे, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो खुद की भी कॉपी ना करे। क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं कि भाई उनकी तो इतनी रचनाएं मतलब एक जैसी हैं। कई बड़े लेखकों पर भी आरोप लगे हैं, जैसे महिला आंचल के बाद भी उनका जो रचनाएं हैं लेखों की, उसमें भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि दोहराव है या सेम है। तो मुझे ऐसा लगता था, इसको इन सबको पढ़ के मैं सोचती थी कि मैं लिखने का तो मैं रोज लिख सकती हूँ, बहुत लिख सकती हूँ, लेकिन संख्या से क्या होता है, क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैंने यही किया कि मैंने विषय ऐसे ढूंढे कि जो कि दोहराव ना हो। अभी मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ जो राजकमल से छपेगा, वो है उनके पास, थोड़ा एक आध चैप्टर उसमें जोड़ रही हूँ, इससे रोक के रखी हूँ। तो एक तो ये बात है कि भाषा, जैसे बांग्लादेश की जो कहानी थी उसकी भाषा में बांग्ला का फ्लेवर, वहाँ की लोकोक्तियाँ, वहाँ इन सबको डाला। फिर जो आदिवासी जीवन पर मैंने मरनगुड़ा लिखा, तो उसमें ये समस्या थी क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है हर आदिवासी इलाके में, न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि जैसे अमेरिका में है न्यू मैक्सिको, एरिज़ोना, ऑस्ट्रेलिया में काकाडो नेशनल पार्क, जहाँ पे यूरेनियम माइनिंग होती है और उसका दुष्प्रभाव वहाँ के आदिवासियों पर पड़ता है, क्योंकि जंगलों में होते हैं तो आदिवासी वहाँ रहते ही हैं। तो उसमें यूरेनियम जब जमीन के अंदर से निकलता है तो उसमें रेडिएशन होना शुरू हो जाता है, और वो रेडिएशन जो है वो करोड़ों साल तक होता है। ऐसा नहीं कि एक बार वो बाहर आया मतलब रेडिएशन। जब आप क्रशर में ले जाके पत्थरों को क्रश भी करते हैं तो उसके जो वेस्ट उसका निकलता है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड से उसको धोया जाता है, वो जाके कहीं डंप हो रहा है, तो उसमें उसके कण होते हैं, तो वो जो खुला मैदान है वहाँ से भी वो रेडिएशन हो रहा है। आप पत्थरों को लेके, पूरे पत्थर में तो यूरेनियम नहीं रहता है, पत्थरों को लेके कहीं पर डंप करते हैं, पहाड़ की तरह रखते हैं, तो उसमें बारिश का पानी जब पड़ता है उससे धुल के पानी जाके लोकल नदी में मिलती है, नदी से फिर जाके मान लीजिए स्वर्णरेखा नदी में मिल रही है, वहाँ से बंगाल तक जा रही है, तो ये इससे वहाँ का जीवन प्रभावित हो रहा है। इन सबों का वृत्तांत मैंने उसमें डाला है, और आदिवासी जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, कैसे बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, और उसके साथ साथ पृष्ठभूमि के रूप में मैंने आदिवासी संस्कृति, वहाँ का जीवन, वहाँ का शिकार, वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ की प्रकृति, उनके जो मूल्य परंपराएं हैं, उन सबको भी देने की कोशिश की। जैसे उस उपन्यास में एक जगह है कि एक बुजुर्ग अपने बच्चे से कह रहा है कि एक पेड़ में अगर 2 फल है तो उसमें से एक फल तुम खाओ, एक तोड़ो मतलब, और एक छोड़ दो खिलाड़ियों के लिए, चिड़ियों के लिए। तो ये देखिए कैसे जो भोगवादी संस्कृति है उसके खिलाफ ये खड़ी होती है। तो विमर्श को मैंने हमेशा इस तरह से लाने की कोशिश की, थोपने की कोशिश नहीं की। जो पात्रों के माध्यम से और कहानी की कथा के माध्यम से जो विमर्श निकले, लोग कहते हैं कि आप कौन से विमर्श को लेकर चलती हैं। मैं कहती हूँ मैं अलग से विमर्श नहीं थोपती। मैं अगर कहीं किसी उपन्यास की मांग है कि उसमें पुरुष ही उसका नायक हो तो मैं उसी को बनाती हूँ। ये नहीं कि महिला हो तो महिला को ही बनाओ। अगर किसी उपन्यास की मांग होगी कि कोई महिला बने तो फिर उसमें महिला पात्र होगी प्रधान। तो ऐसे करके मैंने जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको रखने की कोशिश की, और ख़ास तौर पर मैंने हमेशा उनकी संस्कृति, मूल्य, परंपरा, जीवन
उसको अंदर से मतलब ग्रासरूट लेवल तक जाकर और कहानी के पात्रों के माध्यम से ही मैंने दिखाने की कोशिश की। एक लेखक को मैंने वहाँ से उस पर हावी नहीं होने दिया। कथा के माध्यम से चीज़ें आए तो पाठक उस कथा में घुल मिल जाता है और पाठक मतलब विजुअलाइज करने लगता है चीज़ों को। ज़्यादा बौद्धिकता दिखाने से मुझे लगता है कि कहानी थोड़ा सा मतलब उसमें होता है ना कि लोग फिर उसको स्किप करने लगते हैं, और जहाँ कुछ गंभीर बातें हैं तो तुरंत वहाँ या तो प्रेम या फिर प्रकृति को मैं लाने की कोशिश करती हूँ कि फिर मोनोटोनस ना हो जाए वो। इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ।